नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगलकालीन सैन्य प्रणाली या सैन्य व्यवस्था को, और हम देखने वाले हैं कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस तरह से थी, जिसके दम पर मुगलों ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं मुगलकालीन सैन्य प्रणाली व्यवस्था को। ये वीडियो खासतौर पर यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट करके बनाए गए हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, और चैनल पर आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री विषय के बहुत सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पर से आपको ये नोट्स भी अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपको और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिनसे आप यूजीसी नेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी बताया गया है कि किस तरह से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको बस इतना ही करना है कि आपको चीज़ों को ढूंढना है और अपने हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। किसी भी तैयारी में सबसे बड़ा जो अहम हिस्सा रहता है वह रहता है सिलेबस का। अगर आपको सिलेबस का ज्ञान है तो आप वही चीज़ पढ़ोगे जो आपके लिए ज़रूरी है। कोई टीचर अगर गलत चीज़ पढ़ाएगा तो आप उसे नहीं पढ़ोगे। दूसरी बात, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जानकारी होनी चाहिए। PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम की लेवल का पता चलेगा। इससे ये होगा कि कोई भी अगर कहीं से भी MCQ उठाकर आपको पढ़ाने लग जाए या फिर बहुत ही हल्के तरीके से इतिहास को पढ़ाए, तो भी आप समझ जाओगे कि भाई ये हमारा लेवल तो नहीं है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उससे पहले यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाइए या फिर चैनल पर जाइए, जहां पर यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ही सिलेबस पर है। उस सिलेबस को समझिएगा। उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर देवेंद्र सिंह करके एक सर हैं, स्टडी हमारे साथ उनका यूट्यूब चैनल है। उस चैनल में जाकर आप बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। जब आप उनके वीडियोस में मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन को क्लिक करोगे तो उनके जो सबसे पॉपुलर वीडियोस है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ही है, जहाँ पर उन्होंने 2016 से लेकर 2023-24 तक के उन्होंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। साथ ही जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका दिमाग भी घूमेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये क्या पूछता है, क्या ये इतिहास ही है। तो इससे आपको हो सकता है कि आपको डीमोटिवेशन हो, आपका कॉन्फिडेंस गिरे। लेकिन जब आप फिर उस क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर सिलेबस को पढ़ोगे ना, और फिर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा वो देखने लायक होगा। अब यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं मुगल काल सैन्य प्रणाली या मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था। अहदी सैनिक हमने देखे थे। जो अहदी सैनिक होते हैं वो कौन होते थे? बादशाह या उनके राज परिवार की सुरक्षा में जो सैनिक होते थे उन्हें अहदी सैनिक कहते थे। वही दाखिली सैनिक जो मनसबदार, हमने देखा था कि मनसब एक पद है। मनसब मतलब एक पद है। इस पद पर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर वह नियुक्त कर रहा है बादशाह। अब उसको दो तरीके से वह जज कर रहा है। पहला श्रेणी, अगर वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा श्रेणी, ज़्यादा से ज़्यादा जात का उसको मनसबदार बनाएगा। 7,000, 5,000, ऐसा उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका सम्मान देगा, उसको जात देगा, यानी कि उसकी संख्या रहेगी। और उसके सवार उसकी योग्यता के अनुसार वह उसे देगा। अगर वह सैनिक है, सैनिक प्रवृत्ति का है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको ज़्यादा सैनिक मिलेंगे, क्योंकि वह युद्ध करने में माहिर होगा। और अगर वह सैनिक प्रवृत्ति का नहीं है तो उसको इतने सैनिक दिए जाएंगे जिनसे वह अपने राज्य को, अपने प्रांत को सुरक्षित रख सके। बाद के समय में हम देखते हैं कि 2 अस्पा 3 अस्पा जैसी पद्धति शुरू हो जाती है, कि जितना आपकी जात है, अगर आपकी 2000 की कैटेगरी है तो आपको 6000, कहीं 4000, इस तरह से आपको 2 अस्पा में 4000 सैनिक मिलेंगे, और 3 अस्पा में आपको 6000 सैनिक यानी कि सवार मिलेंगे घोड़े के साथ युद्ध लड़ने के लिए।
तो ये मनसबदारी प्रथा थी और मनसबदारी प्रथा में जो सैनिक बादशाह अपने मनसबदार को देता था वे सैनिक दाखिली सैनिक कहलाते थे। मनसबदारों जागीरदारों की सेना भी सेना होती थी और मुगल राज्य की सेना 5 भागों में बटी हुई थी। कितने? 5 भागों में। अब पहली सेना थी पदाती या पैदल सेना। इनकी संख्या सर्वाधिक थी और कम महत्वपूर्ण यह थी। क्यों? क्योंकि इनके पास में उतनी ज़्यादा खासियत नहीं थी। इनको प्यादगान या फिर प्याद भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो शतरंज का खेल होता है उसमें प्यादे होते हैं ना, प्यादे जो सामने रहते हैं और वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। उनका ना तो ज़्यादा वो कूटनीति चल के किसी को मार सकते हैं और ना ही बहुत बच सकते हैं, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ज़्यादा महत्व नहीं रहता था। इनको प्यादगान या प्याद कहा गया है। पैदल सेना, ये सैनिक तलवार, भाले, तीर कमान जैसे शस्त्र धारण करते थे और 2 प्रकार के होते थे। पहला अहसाम, जो कि नियमित रूप से प्रशिक्षित होते थे, और दूसरा होता था सहबंदी, जो कि बेकार बेरोजगार लोगों से भर्ती सैनिक थे जो सामान्यतः मालगुजारी वसूलने में काम आते थे। ठीक है, तो राज्य के लिए अगर कोई किसी ने धन लिया है, वह धन नहीं दे रहा है या फिर कहीं टैक्स वसूलना है और लोग जल्दी से नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आज भी हम देखते हैं कि जो बैंक वगैरह रहते हैं वो अपने बाउंसर लगाते हैं कि आप अगर लोन नहीं दे रहे हो तो आपके यहाँ पर बाउंसर आके खड़े हो जाएंगे। हालांकि वो गुंडे जैसी हरकत नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं, मार पिटाई कर देते हैं, भैया पैसे दो हमारे वरना पिटोगे, इस तरह की बातें कर देते हैं। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए होता था सहबंदी सैनिकों का। फिर अगली सेना थी घुड़सवार सेना और इनका महत्वपूर्ण था क्योंकि हम देखते हैं कि जो मनसबदार है उनको घुड़सवार सेना ही दी जाती थी। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार की थी। पहली थी बरगीर। अब बरगीर कौन से सैनिक होते थे? तो ऐसे घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े भी मिले हैं और लड़ने के लिए शस्त्र भी मिले हैं। ठीक है, तो उन्हें तलवार, धनुष, भाले जो उनको चाहिए वो भी मिल रहा है। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी के अरबी नस्ल के जो दाग प्रथा से गुजर कर आए हुए हैं घोड़े, वो उन्हें मिले हुए हैं। अब ये दाग प्रथा क्या थी? मैंने आपको बताया था कि जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े मंगाते थे उनमें निशान लगा देते थे ताकि पता रहे कि भाई ये वही घोड़े हैं जो हमने मंगाए थे, कोई उलटफेर या कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब देखो सिलहदार जो सैनिक थे, ऐसे घुड़सवार सैनिक जिनके स्वयं के शस्त्र और घोड़े होते थे। ठीक है, इनके अलग से उनको पैसे दिए जाते थे। अब तीरंदाज घुड़सवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और हम बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी में भी देखते हैं कि जब बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो हम देखते हैं कि तोपखाने के प्रयोग ने उसकी सेना को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया। लेकिन वह श्रेय किसे देता है? वह कहता है कि मेरे तीरंदाजों ने मुझे इस युद्ध को जिताया। तो तीरंदाजों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर होता था मुगल काल में। अगली सेना थी हाथी सेना और इसकी संख्या कम थी। यह मुख्यतः किलों के दरवाजे तोड़ने और युद्ध में भगदड़ मचाने के काम आती थी। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं थी, ये कम थी। कौन सी सेना? हाथी सेना। फिर हम देखते हैं तोपखाना। यह भी मुगल सेना का एक महत्वपूर्ण भाग था जो अलग से एक विभाग इसके लिए बनाया गया था तोपखाने के लिए, वह था मीर-ए-अतिश। ठीक है, हम देखते हैं कि मीर-ए-अतिश नामक एक विभाग बनाया गया था और एक अधिकारी जिसको मीर-ए-अतिश कहते थे वह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब तोपखाना जो था, तोपखाने में 2 प्रकार की तोपें थी। पहली थी तोपखाना एजेंसी, जहाँ पर भारी तोपों का प्रयोग होता था, और दूसरा था तोपखाना ए दस्ती, ये हल्की तोपों का प्रयोग होता था। अब जो हल्की तोप थी ये 5 प्रकार की, ये अलग अलग प्रकार की होती थी, खास सामान्य तौर पर 3 प्रकार की। पहली थी गजनाल। गज का मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो हाथी पर सवार तोप, ये थोड़ी स्वाभाविक ही भारी रही होगी। नरनाल, नर किसको कहते हैं? तो भाई जो मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष, उनको नर कहते हैं, मनुष्य को। तो मनुष्य द्वारा कांधे पर रखकर या फिर जमीन में रखकर जो चलाई जाती थी वह नरनाल थी। फिर आती है सुतुरनाल। तो सुतुरनाल किसको? ऊँटों को यहाँ पर कहा गया। तो ऊँटों पर रखकर जो चलाई जाती थी वह थी सुतुरनाल।
और इस विभाग में तोपों के अलावा तोड़ेदार बंदूक यानी कि जो मैचलॉक गन होती थी इनका यहाँ पर प्रयोग होता था। औरंगजेब के समय तोपखाना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अकबर के समय फारसी विद्वान फजलुल्लाह सिराजी ने बहुमुखी तोप का विकास किया था। बहुमुखी तोप का मतलब है कि इसके बहुत सारे मुंह हैं और एक ही सिस्टम से बहुत अलग अलग दिशाओं में तोपों का यहाँ पर विस्तार हो जाएगा। एक साथ अलग अलग दिशाओं में, कहें तो चारों दिशाओं में तोप चल सकती है। अब यहाँ पर देखिए जल सेना और नौसेना की यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए जो नल सेना थी उसका नल सेना नहीं हुई है, जल सेना जो थी उसका प्रमुख था मीर बहरी के यहाँ सेना अधीन होती थी और मुगल राज्य के अधीन राजकीय नौसेना नहीं थी। मुगल शासक अपने पूर्वी और पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए निजी नौसेना का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मुगल काल में जो नौसेना की यहाँ पर बात की जा रही है वह नौसेना इनकी निजी सेना, इनकी खुद की शासकों की खुद की सेना नहीं थी, बल्कि ये जो प्राइवेट एजेंसीज होती थी सिक्योरिटी वाली, उनका ये इस्तेमाल करते थे समुद्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, समुद्री व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए जंजीरा के सिद्दियों और अबिसिनियाई जो अफ्रीकी मूल के जो मुस्लिम थे उनको यहाँ पर इन्होंने नियुक्त किया था। अब यहाँ पर देखिए कि पूर्वी तट की सुरक्षा के लिए मुगल अधिकारियों के अपने निजी जहाज थे, जैसे मान सिंह, आसफ खां, मीर जुमला, इन सभी के अपने अपने निजी जहाज थे। औरंगजेब के समय गज-ए-सवाई नामक एक जहाज था जिस पर 400 बंदूकें और 80 हल्की तोपें लगी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए कि नदियों की सुरक्षा हेतु नगाड़ा नामक नवाड़ा नामक एक विभाग अलग से होता था। किसके लिए? नदियों की सुरक्षा के लिए। अब इनके न्याय प्रशासन को हम देखते हैं, किनके? मुगलों के। तो अभी हमने इनका सैन्य प्रशासन देखा और अन्य कुछ तथ्यों को भी हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। अब इसके बाद में देखिए इनका न्याय प्रशासन किस प्रकार से था। तो मुस्लिम कानून पर आधारित इनका न्याय प्रशासन था और मुस्लिम कानून का जो आधार था वह कुरान, हदीस, इज्म और कयास थी। अब कुरान जो था वह उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के हमें आदेश मिलते हैं। हदीस जो है उसमें कुरान की व्याख्या की गई है और इज्म जो है उसमें सिद्धांतों की उलेमा वर्ग द्वारा व्याख्या की गई है और कयास में मिलती जुलती बातों के आधार पर कयास यानी कि अनुमान लगाया गया है। तो कुरान में तो हमें वह मिलता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने सीधे तौर पर कहा और वह नियम बने गए। दूसरे में आता है कि जिन लोगों ने कुरान की व्याख्या की, जो पंडित थे इस्लाम के या फिर जो विद्वान थे, उन्होंने कुरान को पढ़ा, उसको समझा और उसको विस्तृत रूप उन्होंने दिया और उसकी व्याख्या करने का यहाँ पर काम किया। वहीं इज्म जो है, अब इज्म में क्या मिलता है कि कुरान के जो सिद्धांत है अब उसकी व्याख्या पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या की, अगर वहाँ पर स्पष्ट नहीं है तो उसका एक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? उलेमा वर्ग द्वारा। उलेमा वर्ग कौन? तो मुस्लिम धर्म के जो रक्षक हैं या फिर जो धर्म के शीर्ष व्यक्ति हैं, मुल्ले मौलवी वगैरह, वो यहाँ पर इन जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अब कुछ सिद्धांत यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ सिद्धांत यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस सिद्धांत की कुछ बातों को आधार बनाकर वहाँ पर मिली जुली बातें वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पैगंबर साहब ने सबसे पहले जो बातें कही वह कुरान में लिखी गई और फिर कुरान में जो बातें लिखी गई उसको शॉर्ट करने के चक्कर में या फिर उसको लोगों तक और बेहतर तरीके से समझाया जा सके, इस खोज में हदीस लिखी गई। अब कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिनकी अलग अलग व्याख्या थी, लोगों में कन्फ्यूज़न था, तो जो इस्लाम के शीर्ष व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने इज्म नामक ग्रंथ में इन सिद्धांतों की उलेमा वर्ग ने अपने हिसाब से व्याख्या की। वहीं पर कुछ जहाँ पर मतभेद आते हैं, हर धर्म में कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जहाँ पर दो पहलू खड़े हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
तो ऐसे पहलुओं में मिलती जुलती बातों को आधार बनाकर कयास लगाए गए। कयास मतलब कि अनुमान लगाए गए और वहाँ पर जवाब लिखा गया, उन्हें कयास कहा गया। अब मुगल बादशाह द्वारा कई राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर मुस्लिम कानून से इतर आदेश जारी किए जाते थे, जिसे उर्फ या जवाबित कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? उर्फ या जवाबित। मुगल बादशाह द्वारा न्याय के लिए अलग अलग दिन निर्धारित होते थे। जैसे अकबर गुरुवार के दिन न्याय करता था, जहांगीर मंगलवार के दिन, शाहजहां बुधवार के दिन और औरंगजेब भी बुधवार के दिन न्याय करता था। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कि न्यायालय 3 प्रकार के होते थे। अब यहाँ ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण न्यायालय हैं। जैसे मौर्य काल में जो कटक शोधन न्यायालय है फौजदारी, और जो धर्म स्थलीय न्यायालय है पारिवारिक न्यायालय, उन पर अक्सर प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट में। इसी तरह मुगल काल में मुगल शासकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके द्वारा शुरू की गई व्यवस्थाएं। इसलिए इन व्यवस्थाओं को बड़े ही ध्यान से देखना हमारा काम बनता है। अब देखो, न्यायालय 3 प्रकार के होते थे। पहला था राजकीय न्यायालय या राजनीतिक न्यायालय। इसमें राजनीतिक अपराधों की सुनवाई जैसे विद्रोह, दंगे, राज्य के प्रतिनिधि की हत्या, घोटाला, गबन, भ्रष्टाचार आदि जैसे मुद्दों की यहाँ पर सुनवाई होती थी। इनकी सुनवाई निर्णय बादशाह या बादशाह के प्रतिनिधि जैसे सूबेदार, फौजदार, कोतवाल आदि करते थे। अगर वहाँ पर मैटर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर जैसे हम देखते हैं कि सेशन कोर्ट से आगे बढ़ते बढ़ते आदमी कहाँ पहुँच सकता है? सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह छोटे कोर्ट से आगे बढ़ते बढ़ते कोई व्यक्ति अपनी याचिका लेकर सम्राट तक या बादशाह तक जा सकता था। अब धार्मिक न्यायालयों की बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम कानून थे, इस प्रकार के मुकदमों का निर्णय राज्य की आवश्यकताओं के हिसाब से होता था, न कि मुस्लिम कानूनों के आधार पर। इसीलिए जो मुस्लिम कानून के प्रमुख व्यक्ति होते हैं काजी, उनका यहाँ पर काफ़ी कम हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम धार्मिक न्यायालय की बात करें तो इस प्रकार के न्यायालय में पारिवारिक तथा पैतृक कानूनों से संबंधित मुकदमे आते थे। अब इस प्रकार के मुकदमों का निर्णय मुस्लिम कानून के आधार पर होता था और निर्णय लेने के लिए काजी, मुफ्ती जैसे विशेषज्ञ होते थे। अब देखिए, अब हम सार्वजनिक न्यायालय की बात करते हैं तो इस प्रकार की अदालतों में निर्णय गांवों के ग्राम पंचायतों अथवा जाति पंचायतों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में मुगल अधिकारियों द्वारा किया जाता था और यहाँ पर भी हमें काजी का हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है, लेकिन उसके बावजूद इनकी व्यवस्था में हमें धर्म का प्रभाव कम देखने को मिल रहा है। अब इस प्रकार के मुकदमों में हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। और हमने ये भी देखा था कि जो फौजदारी मुकदमे हैं, जो क्रिमिनल मामले हैं, उनमें सिर्फ मुस्लिम कानून लागू होते थे। अब अकबर जहांगीर आदि शासकों ने हिंदुओं पर फैसले के लिए पंडितों को नियुक्त किया। जहांगीर यहाँ पर श्रीकांत पंडित नामक एक ब्राह्मण विद्वान को नियुक्त करते हैं। कौन? जहांगीर। अब जो अपराध हैं वह 3 प्रकार के होते थे। पहला था ईश्वरीय अपराध, ईश्वर या धर्म के विरुद्ध। आपने धर्म को कुछ गलत कह दिया है या फिर आपने किसी भगवान के प्रति अनादर की भावना दिखाई है, तो यहाँ पर ईश्वरीय अपराध कहलाता था। दूसरा था राजकीय अपराध, आपको पता होगा, राजा के विरुद्ध अपराध। व्यक्ति अपराध, आपने किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध किया, आपने चोरी की, उसके घर में डकैती की या फिर आपने उसकी हत्या कर ली, इस तरह की बातें। अब 4 प्रकार के दंड प्रचलित थे। पहला था हद, अब इन्हें ध्यान रखना, हद। इसमें ईश्वरीय अपराध के विरुद्ध दंड जिसे कोई माफ नहीं कर सकता था और इसमें मृत्युदंड था। दूसरा ताजिर। अब ताजिर जो था वह था ईश्वरीय अपराध के अलावा ऐसे अपराध जिनका उल्लेख हदों में नहीं है। फिर आता है किसास। किसास का मतलब था बदला लेना, यानी कि अगर आपको किसी ने कोड़े से मारा है तो आप भी उसको कोड़े से मारोगे। तहसीर। तहसीर का मतलब है सार्वजनिक रूप से निंदा करना। उस व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता था और यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस वीडियो में समझा
कि किस प्रकार से मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था रही, किस प्रकार से मुगलकालीन धार्मिक और न्यायिक व्यवस्था रही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर सीखा होगा और यह वीडियो ज़रूर आपके काम आया होगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी होगी, उतनी परेशानी कम होगी। इसीलिए तो जो महात्मा बुद्ध है वे कहते हैं कि सब कुछ जल रहा है। आपकी तृष्णा आपको एक दिन नष्ट कर देगी। अगर आप अपनी तृष्णा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखते हैं तो आप कम में भी बम रहेंगे और आप कम संसाधनों में भी ज़्यादा खुश रहेंगे। मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।